हाय गाइस। हेलो सर। हेलो सर। अभी भी स्टूडेंट कम आए हैं आज। एक सेकंड, क्या इशू है? प्लीज ज्वाइनिंग फास्ट। अच्छा गाइस, मुझे एक चीज बताओ। मैं ये पूछ रहा था, तुमने मटेरियल और लेबर के एग्जाम के क्वेश्चंस करे हैं सबने? यस सर। हाँ सर। ठीक है, डाउट्स? नहीं सर, नो डाउट्स। ओके, गुड। नो डाउट्स। ओके, अगेन वेरी गुड। अभी गाइस लेट्स वेट फॉर 5 मिनट्स, एक बार सारे स्टूडेंट्स आ जाएं एंड देन वी विल स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड। काफी अच्छा चैप्टर है, काफी बड़ा चैप्टर है ये। एक क्लास में नहीं हो पाएगा, इट विल टेक 2 to 3 days। चलो गाइस, सो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर आता है दैट इज
अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड, अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड। अब अभी हमने जो प्रीवियस चैप्टर थे वहां पे हमने पढ़ा था कि मटेरियल को हम कैसे देख सकते हैं, कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं मटेरियल की। देन हमने लेबर में पढ़ा था कि लेबर में डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होगा। अब जो हमारा चैप्टर आएगा वो आएगा ओवरहेड। जस्ट गिव मी वन स्मॉल सेकंड। अब आधा चैप्टर हमारा गया अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स। अब ये चैप्टर क्या है, इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है। तो देखो अभी तक क्या होता था गाइस, अभी तक हमारे को पता होता था कि जैसे ये शर्ट है, ठीक है, ये शर्ट है, जैसे कुर्ता बन गया, बट चलो इसको शर्ट बनाते हैं, जैसे भी है ये शर्ट है मेरी। अब अभी तक हमने देखा था कि इस शर्ट में डायरेक्ट मटेरियल कितना लगा है और वो हमने कैलकुलेशन कर ली थी कॉस्ट यहाँ पे। उसके बाद हमने देखा कि इसमें डायरेक्ट लेबर कितनी है, वो लेबर भी हमने पिछले चैप्टर से कैलकुलेट कर ली कि डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होगी। तो उसके बेस पे हम ये देख सकते हैं कि पर शर्ट हमारी डायरेक्ट कॉस्ट क्या है। तो पर शर्ट हम डायरेक्ट कॉस्ट तो निकाल सकते हैं। अब तुम कहोगे सर ये जो चीज थी ये तो तुमने F3 में नॉर्मल पढ़ी थी कि जो भी डायरेक्ट खर्चा होता है, तुमने ट्वेल्थ में पढ़ा था, ट्रेडिंग अकाउंट में पढ़ा था कि जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है शर्ट के रिगार्डिंग, तो वो हम पर शर्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल सही। तो डायरेक्ट मटेरियल शर्ट में कितना है वो हम देख सकते हैं, डायरेक्ट लेबर कितनी है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हमारे कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनको हम बोलते हैं ओवरहेड्स। ओवरहेड्स जो हमारे वेरिएबल भी हो सकते हैं, जो हमारे फिक्स्ड भी हो सकते हैं। दीज कैन बी वेरिएबल, दीज कैन बी फिक्स्ड, बट उनको हम अपनी शर्ट के साथ डायरेक्टली लिंक नहीं कर सकते। वी कैन नॉट लिंक देम डायरेक्टली विद आवर शर्ट। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा शर्ट में बनाता हूँ, शर्ट के साथ मुझे पता है कि मेरे को कुछ शर्ट्स की सफाई के बाद एक कपड़ा जो है, मेरा कपड़ा एक एक्स्ट्रा कपड़ा यूज होता है। और वो जो कपड़ा है वो शर्ट बनने में जो छोटी मोटी कटिंग फटिंग वगैरह होती है उसमें यूज होता है। अब मैं एक शर्ट को बना के ये नहीं देख सकता कि इस शर्ट में ये वाला जो इनडायरेक्ट मटेरियल है वो कितना यूज हुआ है। फैक्ट्री में जो लेबर है जो शर्ट बना रही है, पर शर्ट बना रही है, उनको तो हम पर आवर के अकॉर्डिंग पैसे दे रहे हैं। लेकिन अगर इन लेबर के ऊपर एक सुपरवाइजर खड़ा हुआ है जिसको हम मंथली सैलरी देते हैं, वो उसकी सैलरी हम पर शर्ट कैसे आइडेंटिफाई करें, वो तो कर ही नहीं पाएंगे। इस चैप्टर में हम यही चीजें पढ़ेंगे कि ऐसे एक्सपेंसेस जो हम डायरेक्टली पर यूनिट नहीं निकाल सकते, जो हम डायरेक्टली पर यूनिट नहीं निकाल सकते, उनको हम पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करें। जो खर्चे हम डायरेक्टली पर यूनिट नहीं निकाल सकते उनको हम कैसे कैलकुलेट करें। क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, अगर हम कॉस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हमें पता है कंपनी के जितने भी एक्सपेंस होंगे, जितने भी कंपनी के एक्सपेंस होंगे, वो सारे एक्सपेंस हमें इस शर्ट से ही पूरे करने हैं। तो जितने भी एक्सपेंसेस कंपनी ने करे हैं उन सारे एक्सपेंसेस को वन वे और दी अदर हमें पर शर्ट में डाल के ये देखना पड़ेगा कि इस शर्ट की हमें टोटल कॉस्ट कितनी पड़ रही है। तभी हम इसके ऊपर अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके हम इसको, इसका सेल प्राइस जो है वो ढूंढ सकते हैं। अब अगर मैं इसमें अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो मैं पर शर्ट आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, वो मैं लेट से इंक्लूड ही नहीं करता। मैंने सिर्फ देखा डायरेक्ट मटेरियल कितना लगे, डायरेक्ट लेबर, एक लेबर को एक शर्ट को बनाने में 3 घंटे लगते हैं, लेबर ने इतने घंटे काम किया तो लेबर का इतना खर्चा हो गया, मटेरियल इतना लगा है, तो टोटल कॉस्ट मेरी आ गई इतनी। उस कॉस्ट में तुम ऐड कर दोगे अपना प्रॉफिट और वो रख दोगे सेलिंग प्राइस। वो ठीक है, लेकिन ये सारे खर्चे फिर कहाँ से पूरे होंगे, इसी शर्ट से पूरे होंगे ना। तो क्या पता तुम प्रॉफिट अपना कम रखो। तो मैंने बताया था कॉस्टिंग में हम यही देखते हैं कि जितने भी हमारे सारे एक्सपेंसेस कंपनी करती है उसको हम इस शर्ट की कॉस्ट में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। अब तुम बोलोगे कि सर ये जैसे बंदा था, कौन था ये, सुपरवाइजर, जो लेबर के ऊपर लेबर का ध्यान रखता है और इसको हम सैलरी देते हैं, तो इसकी सैलरी हम शर्ट के अंदर कैसे आइडेंटिफाई करें। ठीक है ना। तो कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि सर हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि लेबर को जो 1 महीने की सैलरी दी है, हम उसमें देखते हैं कि 1 महीने में हमने कितनी शर्ट बनाई है। तो जितनी भी लेबर की सैलरी है
उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शर्ट से, तो हमें पर शर्ट पता चल जाएगा कि लेबर की सैलरी कितनी है उसमें। वो भी बिल्कुल सही है। लेकिन हो सकता है किसी महीने हमारे कम यूनिट्स बने हों, किसी महीने ज्यादा बने हों, तो लेबर की सैलरी जो है ये सुपरवाइजर की, इसकी ठीक से तो बाइफिकेशन हो नहीं सकती। वो सारी चीजें हमें इस चैप्टर में गाइस पढ़नी है, दैट इज अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स। धीरे धीरे पढ़ेंगे इस चैप्टर को, आई विल नॉट रश कि तुम्हें सारी चीजें एक ही इनिशियली बता दूं कि तुम घबरा जाओ। लेट्स स्टार्ट विद एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टर्म का मतलब क्या होता है गाइस? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मतलब ये है कि जितने भी हमारे कंपनी के ओवरहेड्स हैं, ओवरहेड्स कौन कौन से? वेरिएबल एंड फिक्स ओवरहेड्स। और ओवरहेड्स कौन से? प्रोडक्शन वाले, नॉट नॉन प्रोडक्शन। तुम्हें याद होगा हमने जब मटेरियल और लेबर पढ़ा था, हमने जब अकाउंट बनाया था, जो खर्चा हमारा, जो मटेरियल हमारा डायरेक्टली शर्ट में लग जाता था उसको हम बोलते थे WIP, और जो हमारा किसी और चीज में लगता था उसको बोलते थे फैक्ट्री ओवरहेड्स। वैसी लेबर में उसको हम बोलते थे प्रोडक्शन ओवरहेड। जो खर्चा हमारा डायरेक्ट यूनिट के अंदर नहीं लगता, दैट इज इनडायरेक्ट लेबर। तो अब इनको हम पर शर्ट कैसे निकालें, वो चीज हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। So absorption costing is a method of accounting for overheads that allows a business to determine the cost of making its product and provide a service. Businesses need to be able to ascertain the full cost of making of their product or services for three main reasons. ये reasons हैं, और वो reasons मैंने तुम्हारे को indirectly भी बताए दिए थे। पहला है profitability analysis। हम प्रॉफिट अपना तभी निकाल सकते हैं जब हम सारी कॉस्ट इंक्लूड करेंगे। डिटरमाइनिंग द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस हम तभी निकाल पाएंगे जब हम उस प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट, जिसके अंदर सारे हमारे खर्चे इंक्लूड हो, नॉट ओनली डायरेक्ट बट इनडायरेक्ट टू। एंड थर्ड इज इन्वेंट्री वैल्यूएशन प्रोसेस। जब हम क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते हैं, जब हम क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते हैं, जनरली हम जब क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते हैं उसमें सिर्फ हम डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर लिखते हैं। लेकिन अब हमें पता है कि जो स्टॉक हमारा है उसमें इनडायरेक्ट मटेरियल भी तो लगा होगा ना, इनडायरेक्ट लेबर भी लगी होगी। तो ओवरहेड्स को भी हम अपना जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें ऐड करेंगे। दिस इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। सो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर जितने भी हमारे ओवरहेड्स खर्चे होते हैं, प्रोडक्शन वाले, नॉट नॉन प्रोडक्शन, नॉन प्रोडक्शन हम यहां पे इंक्लूड नहीं करते। नॉन प्रोडक्शन कौन से होते हैं? जैसे सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, अकाउंटिंग एक्सपेंस, फाइनेंस चार्जेस, फाइनेंस चार्जेस, ये सारे खर्चे हमारे नॉन प्रोडक्शन होते हैं। इनका प्रोडक्शन से किसी भी तरीके का लिंक नहीं होता, उसको हम एब्जॉर्ब नहीं करते। वो हम क्या करते हैं, वो हम जब बजटिंग करते हैं हम ये देखते हैं कि टोटल हमारा खर्चा एक शर्ट को बनाने में इतना आया था, इतनी हमने शर्ट बनाई है, इतने हमारे टोटल खर्चे हैं जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों आ गए, प्लस हमारा ये एक्सपेंसेस इतने हैं, तो टोटल खर्चे हमारे इतने हुए। तो हमें उस हिसाब से अपना प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करना है, उस हिसाब से हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं इनको बोला जाता है नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स। इनको हम पर कॉस्ट इंक्लूड नहीं करते। सिर्फ प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो हमारा होता है बेसिकली, इट इज इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तुम कहोगे सर अदर एक्सपेंसेस कौन से हो सकते हैं? अदर एक्सपेंसेस जैसे कि हमारा रेंट ऑफ फैक्ट्री। अब रेंट ऑफ फैक्ट्री चाहे हमारा प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बट ये इनडायरेक्टली रिलेट तो करता है ना, क्योंकि जिस फैक्ट्री में हमारी शर्ट बन रही है उसका हम रेंट पे कर रहे हैं, तो वो हमें किसी ना किसी तरीके से पर शर्ट निकालना पड़ेगा। तो उनको बोला जाता है अदर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है गाइस एक कॉस्ट कार्ड, जो मैंने तुम्हें अभी सर एक बताया था, ये क्वेश्चन है। सेम। या सफा, सर कैरेज इनवर्ड क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस होगा क्या? कैरियज इनवर्ट का मतलब होता है कि जब हम सामान परचेज करते हैं, whenever we purchase some product, तो बाहर से हमारे फैक्ट्री तक आने का उसका एक्सपेंस, दैट इज कॉल्ड कैरियज इनवर्ड। कि हम्म। सामान हमने जहां से परचेज किया था हमारी फैक्ट्री तक आने का खर्चा, तो वो तो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, इट विल बी अ डायरेक्ट एक्सपेंस। क्यों? देखो, ओके। अगर तुम मटेरियल कपड़ा परचेज कर रही हो,
जब तुम कपड़ा परचेज करोगी, तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास पहुंचने तक उस कपड़े की कॉस्ट इतनी आई है ना? यस सो सर। इट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। और सर एक और होता है ना, कैरेज आउटवर्ड, तो वो किस में कैरियज काउंट आउटवर्ड होगा? होता है, वैसे तुम्हारे एसीसी में चीज नहीं है, वो 12th में होती है, बट कोई बात नहीं। कैरियज आउटवर्ड जो होता है तुम्हारा, दैट इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कैरियज आउटवर्ड क्या होता है? तुमने सामान बना दिया, तुम्हारे वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, अब तुम उसको सेल कर रही है, यू आर सेलिंग दैट प्रोडक्ट। तो सामान सेल करने के लिए जो तुमने ट्रैवलिंग कॉस्ट दी है, जैसे अमेजोन, अमेजोन क्या करता है? अमेजोन हमारे को जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है, हमारी चीजों के अंदर, जो भी अमेजोन के प्राइम मेंबर्स हैं आज की डेट में सारे ही हैं, सबको डिलीवरी फ्री होती है। तो डिलीवरी का जो खर्चा है वो अमेजोन पे करता है। तो अमेजोन के लिए दैट इज अ कैरियज आउटवर्ड, के सामान बेचने का खर्चा। तो सामान बेचने के लिए जो एक्सपेंस है, इट इज नोवेयर रिलेटेड टू प्रोडक्शन। वो तो एक सेलिंग एक्सपेंस हो गया हमारा, कि हम बेचना चाहते हैं इसको, उसके लिए हम एक्सपेंस पे कर रहे हैं। ओके। क्लियर है? यस सर। और कोई डाउट गाइस किसी को? चलो, सो गाइस हमारा छोटा सा कॉस्ट कार्ड आता है। मैं तुम्हें कॉस्ट कार्ड पहले एक फॉर्मेट बताता हूँ। वैसे नोट्स आई बिलीव सबने अपने पास हैंडी रखे होंगे। जिसके पास नहीं है, प्लीज F2 के नोट्स अपने पास हैंडी रख लेना। तो हमारा जो एक कॉस्ट कार्ड बनता है, वो कॉस्ट कार्ड क्या होगा? हमारा सबसे पहले आता है डायरेक्ट मटेरियल, जितना भी हमारा ये है पर यूनिट, ये सारी चीजें हैं पर यूनिट। पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल कितना लगे। देन डायरेक्ट लेबर। देन आता है डायरेक्ट एक्सपेंस। ये बहुत रेयर होता है, ये हमें डायरेक्टली गिवन होगा, कि अगर हमें पता है ऐसा कोई खर्चा जो पर यूनिट हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। जैसे हमें पता है कि एक शर्ट को बनाने में इतना ऑयल लगता है। ऑयल मतलब एक तरह से जैसे इतने बटन्स लगते हैं। बटन वैसे मटेरियल में ही आ जाएगा, बट लेट से एक शर्ट को बनाने में हमारी जो एक मशीन है, एक मशीन में इतने लीटर ऑयल डलता है, और वो मशीन उस ऑयल में इतने शर्ट्स बना सकती है। तो हम पर प्रोडक्ट देख सकते हैं कितना ऑयल लगा होगा। दैट इज अ काइंड ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस, जो इजीली प्रोडक्ट में बायफिकेट हो जाता है। इन सब का टोटल इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। सो प्राइम कॉस्ट मतलब ऑल दी डायरेक्ट एक्सपेंसेस का टोटल इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करते हैं हमारा अपोर्शन ओवरहेड्स। ओवरहेड्स कौन से? वेरिएबल या फिक्स्ड। अपोर्शंड प्रोडक्शन ओवरहेड, मतलब हमारे जो ओवरहेड्स थे, जितने भी टोटल थे, हमने किसी ना किसी तरीके से, बेसिस से, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, हमने पर यूनिट उनको आइडेंटिफाई कर लिया। तो ये जो हमारी कॉस्ट आएगी, दैट विल बी टोटल कॉस्ट पर यूनिट। कि पर यूनिट मेरी टोटल कॉस्ट जो है वो इतनी आई है। तुम कहोगे सर जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, बेसिकली जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, उनको अभी हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, वो हमारे अदर चीजों में जाएगा, उसको हम पर यूनिट कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। तो उन केसेस में क्या होगा? हमने कॉस्ट पर यूनिट देख लिया। इससे ध्यान से सुनना, जब हम बजट बनाएंगे हम क्या करेंगे कि इस कॉस्ट से हमने इतने, लेट से हमने 1000 यूनिट्स बनाने हैं, तो जितनी हमारी 1000 इंटू जो भी हमारी कॉस्ट आई है, ये आ गया हमारा टोटल कॉस्ट, इसका डायरेक्ट एक्सपेंस। फिर हम ऐड कर लेंगे जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, वो हमने सारे यहाँ पे ऐड कर लिए। ये आ गई हमारी टोटल कॉस्ट, कि टोटल खर्चा हमारा कितना बजटेड है, कि हमारे अकॉर्डिंग टोटल खर्चा कितना होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के। उसमें हम ऐड कर देंगे हमारा प्रॉफिट मार्जिन, के प्रॉफिट मार्जिन हमें कितना ऐड करना है, और यहां से आ जाएगा हमारा सेल्स। ये हो गया सेल्स। अब इस सेल्स से हम देख सकते हैं कि हमारा सेलिंग प्राइस हमें क्या रखना है, कि इतने यूनिट्स बनाए हैं, ये सेल्स है, तो सेलिंग प्राइस अप्रोक्सीमेट हमें इतना रखना पड़ेगा, जिसमें हमारी ये वाली कॉस्ट भी पूरी हो जाए। क्लियर है guys सबको ये? यस सर। चलो लेट्स मूव फर्दर। कॉस्ट कार्ड कर लिया। अब यहाँ पे इन्होंने बताया प्रोडक्शन ओवरहेड्स, यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो प्रोडक्शन से रिलेट करते हैं, क्या क्या हो सकते हैं? जैसे ऑयल, ग्रीस, पेपर टॉवल, इट इज इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट लेबर क्या हो सकते हैं? जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, सुपरवाइजर सैलरी। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं हमारे? जैसे रेंट ऑफ फैक्ट्री, रेंट ऑफ फैक्ट्री, रेट्स,
इंश्योरेंस फैक्ट्री की, मशीन्स की, मशीन पे डेप्रिसिएशन, दीज ऑल आर प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अब आता है हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रोसेस। देखो इसको हम, ये प्रोसेस हमारा क्या है, पहले मैं यहां से समझाता हूं, उसके बाद तुम्हारे को मैं अपने तरीके से समझाऊंगा। तो जो भी हमारी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है वो दो में बाइफरकेट होती है, एक होती है डायरेक्ट, एक होती है इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो तो इजीली हम कॉस्ट पर यूनिट निकाल ही सकते हैं। जो डायरेक्ट खर्चे हैं वो तो हम वैसे ही देख सकते हैं कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, कि मटेरियल पर यूनिट इतना लगा था, लेबर इतनी लगी थी, एक यूनिट को बनाने में इतने आवर्स लगते हैं, लेबर ने इतने घंटे काम किया तो लेबर की पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। तो डायरेक्ट कॉस्ट तो इजीली निकल जाएगी। इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम क्या करेंगे, इसमें लिखा भी हुआ है, इट इज मोर डिफिकल्ट टू लिंक अ यूनिट, सो वी नीड अ मेथोडोलॉजी विच इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। हमने क्या किया, हमने अपने कॉस्ट सेंटर्स बनाए। अब कॉस्ट सेंटर क्या हो सकता है हमारा, लेट से हम दो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, हम बना रहे हैं दो प्रोडक्ट्स, मैं बना रहा हूं शर्ट्स और मैं बना रहा हूं पैंट्स, मैं बना रहा हूं शर्ट्स, मैं बना रहा हूं पैंट्स। तो मैंने इन दोनों प्रोडक्ट को अपना बोला कॉस्ट सेंटर। और एक मेरा है जैसे फैक्ट्री, फैक्ट्री रेंट, एक मेरा है फैक्ट्री रेंट। तो मैं बना रहा हूं शर्ट, मैं बना रहा हूं पैंट, और मैं पे कर रहा हूं फैक्ट्री रेंट। अब मुझे ये तो पता है कि कितनी नंबर ऑफ शर्ट्स मैंने बनाई है, लेट से मैंने 3000 शर्ट्स बनाई थी और मैंने 2000 पैंट्स बनाई थी। 3000 शर्ट बनाई थी, 2000 पैंट, ये तो मुझे पता है। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब सोचो, मैंने फैक्ट्री का रेंट पे किया था 2 लाख। अब हाउ कैन आई आइडेंटिफाई ये 2 लाख शर्ट में कितना जाएगा, पैंट में कितना जाएगा। ऐसा तो नहीं है मैं डायरेक्टली इसे डिवाइड कर दूं, क्यों, हो सकता है पैंट्स जो हैं उन, अब ये पूरी फैक्ट्री है, पूरी फैक्ट्री में इतना एरिया है, हो सकता है शर्ट को बनाने के लिए सिर्फ इतना एरिया लगाओ, बाकी सारा, या इतना एरिया शर्ट को लगा, बाकी सारा एरिया हमारा पैंट को लगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता, कि ये एरिया हमारा शर्ट को लगा और ये एरिया पैंट को लगा। तो अगर मान लो मैं दोनों ही 2000 बना रहा हूं और मैं हाफ हाफ कर दूं, वो तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि पैंट का एरिया ज्यादा है, पैंट में मशीन ज्यादा है, शर्ट में कम है। तो मैं क्या करूंगा, रेंट को एज पर एरिया, जितना एरिया शर्ट ने एक्वायर किया हुआ है, शर्ट की मशीन ने एक्वायर किया हुआ है, जितना एरिया पैंट की मशीन ने एक्वायर किया हुआ है, मतलब प्रोडक्शन सेंटर वन, शर्ट को मैं बोलूंगा प्रोडक्शन सेंटर वन, प्रोडक्शन सेंटर वन ने कितना एरिया एक्वायर किया हुआ है, प्रोडक्शन सेंटर टू ने कितना एरिया एक्वायर किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मैं इसको प्रोरेट कर दूंगा रेंट के खर्चे को। ऐसे ही अगर सुपरवाइजर की सैलरी है, तो सुपरवाइजर की सैलरी भी इसी बेसिस पे चली जाएगी कि पूरी फैक्ट्री को वो सुपरवाइज करता है, तो इतना इतना एरिया है। इसके अलावा और कैसे एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जैसे मान लो हमारा इंश्योरेंस है, मशीन की इंश्योरेंस, तो मशीन की इंश्योरेंस को हम एरिया के अकॉर्डिंग तो कर नहीं सकते, क्या पता यहां इतने से में 3 मशीन हो, यहां 2 मशीन, तो उसको हम कैसे करेंगे, वो चीजें हमें पढ़नी है सारी। तो ऐसे हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं, उन एक्सपेंसेस को हम, कितना प्रोडक्शन वन में जाएगा, कितना प्रोडक्शन टू में जाएगा, उनके बेसिस, किस बेसिस पे प्रोरेट करेंगे, उनको बोला जाता है अपोर्शन। किस बेसिस पे अपोर्शन करेंगे वो हमें आगे पढ़ना है। तो वो हम ऐसे अपोर्शन कर लेंगे और उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि टोटल ओवरहेड, टोटल ओवरहेड जो हमारे अपोर्शन हुए हैं, शर्ट में टोटल इतने अपोर्शन हुए हैं, पैंट में इतने अपोर्शन हुए हैं, 2000 हमने शर्ट बनाई थी, 2000 पैंट, तो हमें पता चल जाएगा पर यूनिट हमारे ओवरहेड कितने आए। इस तरह से हम जो अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनको प्रोरेट करते हैं। तो यहां तुम्हारा जो मेजर क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि सर ऐसे तो बहुत सारे एक्सपेंसेस होंगे, हम किस बेसिस पे उनको प्रोरेट करें। वो बेसिस हमें आगे अभी पढ़ने हैं, उसके लिए डोंट रश। पहले मुझे बताओ, ये चीज जो मैंने बताई है, क्या ये सबको क्लियर है। यस सर। हाँ सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने चीजों को अपोर्शन करते हैं, वही चीज इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, वही चार्ट इन्होंने बताया हुआ है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा हम ओवरहेड एलोकेशन करते हैं, यहां से समझते हैं क्या है। देखो ये इलस्ट्रेशन है, हालांकि पूरी तुम्हें सॉल्व नहीं करनी। कंसिडर द फॉलोइंग कॉस्ट ऑफ अ कंपनी, वेजेस ऑफ द सुपरवाइजर डिपार्टमेंट ए की इतनी है, सुपरवाइजर के वेजेस और डिपार्टमेंट ए के, वेजेस ऑफ सुपरवाइजर डिपार्टमेंट बी के सुपरवाइजर की इतनी है। इनडायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम इन डिपार्टमेंट ए हमें पता है,
रेंट ऑफ प्रीमाइसेस शेयर बाय डिपार्टमेंट ए एंड बी। अब हमारे को देखा जाए, अगर हमारे को देखा जाए, ये सारे खर्चे, वेजेस ये डिपार्टमेंट ए के पता है, वेजेस भी पता है डिपार्टमेंट बी के, इनडायरेक्ट मटेरियल डिपार्टमेंट ए। दैट मीन्स अगर मैं बात करता हूं कि हमारा एक तो है डिपार्टमेंट ए, एक है डिपार्टमेंट बी, तो मैं डिपार्टमेंट ए में जितने भी यूनिट्स बनाता हूं, डिपार्टमेंट बी में जितने भी यूनिट्स बनाता हूं, इनको तो मैं इजीली बाइफरकेट कर लूंगा। वेजेस डिपार्टमेंट ए की इतनी है, ठीक है, वेजेस डिपार्टमेंट बी की 150 है, इनडायरेक्ट मटेरियल डिपार्टमेंट ए के कितने हैं 50, इनडायरेक्ट मटेरियल डिपार्टमेंट बी के कुछ भी नहीं है। चलो ये तो इजीली बाइफरकेट हो गई। तो टोटल जो हमारा कॉस्ट आया इनडायरेक्ट ए की, वो आई 250 और इसकी आई 150। तो ये तो हम डायरेक्टली निकाल पाए, बाकी इनमें जितने यूनिट्स बनाएंगे उससे इसको डिवाइड कर लेंगे। लेकिन अब जो ये रेंट हमने पे करा है दोनों डिपार्टमेंट का, इस 300 को मैं कैसे इन दोनों के बीच में प्रोरेट करूंगा? 300 ए में कितना जाएगा, बी में कितना जाएगा, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये चीज मैंने वैसे तुम्हें बता ही दी थी, बट कुछ खास इसमें नहीं है। तो ये इन्होंने बताया हुआ है हमें, बेसिस ऑन द विच एलोकेशन कैन बी मेड, किन बेसिस पे हम एलोकेशन कर सकते हैं। तो अगर हमारा फैक्ट्री का रेंट है, फैक्ट्री के टैक्सेस या रेट्स हो गए, फैक्ट्री की हीट एंड लाइटिंग, फैक्ट्री की रिपेयर और डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, जितने भी ये खर्चे हमारे होते हैं, रेंट, टैक्सेस और रेट्स, हीट और लाइट ऑफ फैक्ट्री, रिपेयर एंड डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग नॉट मशीन्स, ये सारा फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड बाय ईच कॉस्ट सेंटर, उसके अकॉर्डिंग हमें सारे खर्चे अपने प्रोरेट करेंगे। रेंट, रेट, हीट लाइटिंग, रिपेयर, डेप्रिसिएशन एज पर फ्लोर एरिया। अगर हमारे को इक्विपमेंट यानी मशीन, उसकी डेप्रिसिएशन या इंश्योरेंस है, यहाँ पे इन्होंने फैक्ट्री की इंश्योरेंस नहीं काउंट करी, फैक्ट्री की भी इंश्योरेंस होती है। अगर मशीन की डेप्रिसिएशन या इंश्योरेंस है, वो हम कैसे प्रोरेट करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, जैसे हम F3 में करते थे कि F3 में हमें कैरिंग अमाउंट गिवन होता था, तो कितना कितना कैरिंग अमाउंट है उसके बेसिस पे हम डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस या इक्विपमेंट जो है वो हम उन डिपार्टमेंट में प्रोवाइड कर लेंगे कि डिपार्टमेंट ए में मशीन्स की इतनी वैल्यू है, डिपार्टमेंट बी के मशीन्स की इतनी वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग हम ये खर्चा प्रोवाइड कर लेंगे। पर्सनल ऑफिस, कैंटीन, स्टाफ वेलफेयर, वेजेस एंड कॉस्ट ऑफिस और फर्स्ट एड, बेसिकली जो लेबर के एक्सपेंसेस हैं वो हम कैसे बाइफरकेट करेंगे? उनको बाइफरकेट करने के दो ऑप्शंस हैं। पहला तो ऑप्शन है जैसे डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी, कि डिपार्टमेंट ए जो है हमारा उसमें 100 लेबर है, डिपार्टमेंट बी में 70 लेबर है, तो ये जो टोटल खर्चे हुए हैं उनको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में प्रोरेट कर लेंगे। या फिर लेबर आवर वर्क इन ईच कॉस्ट सेंटर, कि इसमें 5000 लेबर आवर काम हुआ उस पीरियड में, इसमें 4000 लेबर आवर्स काम हुआ उस पीरियड में, तो मेजरली नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से ज्यादा लेबर आवर ही चलते हैं। कितने लेबर आवर यहां काम हुए, कितने लेबर आवर यहां काम हुए, उसके बेस पे इन खर्चों को हम क्या कर लेंगे? प्रोरेट कर लेंगे। टेक 5 मिनट्स, अच्छे से इन सबको पढ़ो, अच्छे से इनको लर्न करो, फिर इसकी एक इलस्ट्रेशन करेंगे। एक्टिविटी एक आएगी, वो फिर तुम करके मुझे बताओ। तो मुझे थर्ड वाला नहीं समझा। थर्ड वाला मतलब कि अगर मान लो फैक्ट्री में हमारी कैंटीन है, फैक्ट्री में कोई पर्सनल ऑफिस हमने बनाया हुआ है, ऑफिस के अंदर, फैक्ट्री के अंदर लेबर का वेलफेयर कर रहे हैं, लेबर को हम गिफ्ट्स वगैरह दे रहे हैं, लेबर को दिवाली बोनसेस दे रहे हैं, लेबर के जो वेजेस एंड कॉस्ट ऑफिस है, वेजेस तो चलो छोड़ो, बेसिकली लेबर को अगर कुछ भी दिया जा रहा है बेनिफिट, वो हम किस बेसिस पे प्रोपोर्शनेट करें? फ्लोर एरिया के अकॉर्डिंग तो कर नहीं सकते, मशीन के अकॉर्डिंग भी नहीं कर सकते, तो कैसे करें? वो हम करेंगे कितनी लेबर एक डिपार्टमेंट में है, कितनी लेबर बी डिपार्टमेंट में है। तो उसमें या तो लेबर नंबर, ये वैसे नहीं पूछा जाता, कितने लेबर आवर डिपार्टमेंट ए में काम हुआ है, कि अगर मैं एक महीने के खर्चे प्रोरेट करना चाहता हूं तो एक महीने में कितने घंटे डिपार्टमेंट ए में लेबर ने काम किया है और कितने घंटे डिपार्टमेंट बी में लेबर ने काम किया है। ठीक है? हाँ सर, लेकिन सर जैसे कैंटीन यूजेज है वो तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से ही पता चलेगा ना। नहीं, कैंटीन यूजेज आवर से भी हो सकती है। किसी एम्प्लॉय ने इतने घंटे काम किया है, उससे कैंटीन में कितना स्पेंड किया वो कैसे पता चलेगा? नहीं, हमें नहीं पता चलेगा, वो तो प्रैक्टिकली तो कैलकुलेट, ये सारे खर्चे हम प्रैक्टिकली तो देख ही नहीं सकते। ये तो सिर्फ हमें उन्होंने एक बेसिस बता दिया कि हमारा एक एस्टिमेट निकल जाए। एक्चुअल तो ओके। कभी हो ही नहीं सकता ना, कि हम एक्चुअल तो अच्छा बता ही हाँ, नहीं ये सकते कि अप्रोपर, ये वो है ना,
क्वेश्चन 8 है ना? अपोर्शन अपोर्शन कर रहे हैं हम। हाँ, अपोर्शन है, ठीक है, अंडरस्टूड। है ना, डेप्रिसिएशन मुझे क्या पता, क्या पता एक मशीन ठीक है बिल्कुल सही है, एक दिन भी नहीं चली, एक मशीन पूरी चल गई। एक्चुअल तो हम कभी नहीं बता सकते, तभी तो इनको ओवरहेड बोला जाता है कि पर यूनिट हम इनको बायफिकेट कर ही नहीं सकते। तभी हमने करेक्ट कुछ करेक्ट। बेसिस देखी। करेक्ट आंसर। जो पेटी एक्सपेंसेस आते हैं उनका भी प्रोरेटा ही होगा ना, जो नहीं, भी पेटी रहेगा। एक्सपेंसेस कौन से? इन जनरल जो भी पेटी कैश बुक अपना रहता है, तो उसका जितना नहीं भी नहीं नहीं नहीं, एक्सपेंसेस अगर। पेटी कैश बुक देखो, कैश बुक तो अलग चीज है। खर्चा कौन सा, हम वही तो पढ़ रहे हैं ना, कौन सा एक्सपेंस। अगर तो वो प्रोडक्शन से रिगार्डिंग है, प्रोडक्शन ओवरहेड है, तब तो आएगा। अगर वो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड है तो नहीं आएगा। ओके। ठीक है ना। अब पेटी कैश वाले को हम्म। मैंने सेल्स के लिए कोरियर के खर्चे हैं, तो वो मेरे प्रोडक्शन से रिलेटेड थोड़ी हैं, तो वो आएंगे ही नहीं। हाँ, राइट। ये सिर्फ खर्चे हमारे जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, चाहे हो वेरिएबल चाहे हो फिक्स्ड, उनकी बात कर रहे हैं। टेक 5 मिनट्स, अच्छे से इसको लर्न करो, जस्ट अ स्मॉल 5 मिनट्स ब्रेक, फटाफट से इसको लर्न करो। फिर हम आगे इसकी एक इलस्ट्रेशन करते हैं, वो मैं तुम्हें समझाता हूँ अच्छे से। क्लियर है गाइस, सबने पढ़ लिए? यस सर। यस सर, क्लियर है। चलो अब हम करते हैं इसका एक क्वेश्चन। एक सेकेंड, ये यहाँ पे ये वाला तो हो जाएगा, स्टोर वाला रह जाएगा। इसको ना मैं अपनी उसमें करता हूँ, स्प्लिट स्क्रीन करके ना मैं उसको अपने वर्ड में करता हूँ। स्प्लिट स्क्रीन। गाइस प्लीज मुझे सारे बताओ कि सबको ये ठीक से विजिबल है। यस सर। यस सर। हाँ सर। यस सर। चल अब ये हमारा क्वेश्चन है। जस्ट गिव मी वन स्मॉल सेकेंड। यस गाइस, तो देखो यहाँ पे हमारे को दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्वेटाथॉन
इनकॉर्पोरेशन हैज टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स ए एंड बी एंड टू सर्विस डिपार्टमेंट मेंटेनेंस एंड स्टोर्स, कि उसके एक तो है उसका डिपार्टमेंट ए, एक है डिपार्टमेंट बी, एक है सर्विस डिपार्टमेंट ए, सर्विस डिपार्टमेंट ए, और एक है सर्विस डिपार्टमेंट बी। रुको मैं इसको थोड़ा सा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, सर्विस डिपार्टमेंट ए, सर्विस डिपार्टमेंट बी। तो ये उसके चार डिफरेंट डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, सर्विस डिपार्टमेंट ए, सर्विस डिपार्टमेंट बी। हमें बताया हुआ है कि ये हमारे सारे एक्सपेंसेस हैं, और ये हमें बायोफिकेशन दी हुई है कि डिपार्टमेंट ए में इतना फ्लोर एरिया, डिपार्टमेंट बी का इतने। ये बेसिकली एक फैक्ट्री में बता रहे हैं। एक फैक्ट्री में हमारा एक है डिपार्टमेंट ए जो प्रोडक्शन होती है जहां पे, एक है डिपार्टमेंट बी जहां पे दूसरी प्रोडक्शन होती है, एक है सर्विस डिपार्टमेंट जिसमें कोई प्रोडक्शन नहीं होती बट सर्विस वगैरह होती है, और एक दूसरा हमारा सर्विस डिपार्टमेंट है, सर्विस डिपार्टमेंट बी। यहाँ पे भी प्रोडक्शन नहीं होती, जैसे कुछ चीजों की रिपेयर करना, कुछ ऐसी चीजें चलती है फैक्ट्रियों में। ठीक है ना, इन दोनों जगहों पे प्रोडक्शन होती है। ये दोनों सर्विस डिपार्टमेंट है। अब पॉइंट हमारा सबसे बड़ा ये आता है कि प्रोडक्शन तो हमारी इन दोनों डिपार्टमेंट्स में हो रही है। ठीक है, ए और बी जो सर्विस डिपार्टमेंट है इनमें प्रोडक्शन नहीं हो रही। तो इनका खर्चा हम कैसे प्रोपोर्शनेट करेंगे ए और बी में, वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी हमें क्या बताया हुआ है कि टोटल फैक्ट्री का खर्चा आया था जो हीट एंड लाइट का था, इट वॉज 19200। तो हीट एंड लाइट का जो खर्चा है वो हमने पढ़ा था, किस बेसिस पे प्रोरेट होता है गाइस? इस चीज का सर? हीट एंड लाइट का खर्चा किस बेसिस पे प्रोरेट होता है? इसका फ्लोर एरिया। एरिया, एरिया। फ्लोर एरिया। तो फ्लोर एरिया के यस। अकॉर्डिंग हम इसको प्रोरेट कर लेते हैं। तो फ्लोर एरिया हमारा कितना है? 6000, 4000, 3000, 2000, टोटल है 15। तो मैं देखता हूं जो मेरा टोटल हीट एंड लाइट था, हीट एंड लाइट 19200, ये कितना कितना जाएगा? तो यहां मैं अभी तुम्हें कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं, फिर मैं फिगर लिखूंगा खाली। इट विल बी, बिल्कुल जैसे प्रोरेट करते हैं, 19200 इनटू फ्लोर एरिया इसका है 6000 डिवाइडेड बाय टोटल एरिया इज 15000। तो 19200 इंटू 6000 डिवाइड बाय 15000, ये आ जाएगा मेरा 7680। तो ये खर्चे में से 7680 चला जाएगा मेरा डिपार्टमेंट ए में। अब डिपार्टमेंट बी में कितना जाएगा उन्हीं कैलकुलेशन से। एक शॉर्टकट तरीका क्या होता है इसका, शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, वो शायद तुम सबको ना पता हो। बाकी तो तरीका वही है, 19200 इंटू 4000 डिवाइड बाई 15000, ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, 7680 रिप्रेजेंट 6, तो 4 कितना होगा? इंटू 4 डिवाइड बाय 6। अब ये जो भी फिगर आ जाएगी वो डिपार्टमेंट बी में आ जाएगा। सर्विस डिपार्टमेंट में है 3000, तो जो भी तुम्हारी फिगर आएगी इंटू 3 डिवाइड बाय 4। स्टोर में है 2000, तो जो भी फिगर आएगी इंटू 2 डिवाइड बाय 3। तुम चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, तुम चाहो तो नॉर्मल जो तरीके से मैंने ये करा था वैसे भी कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। मैं लेकिन ऐसे करता हूँ कि 7680 इंटू 4 डिवाइड बाय 6 कर दूंगा, 7680 इंटू 4 डिवाइड बाय 6। अरे एक सेकेंड, क्या भूल गया, ये कहाँ पे आ गए? अच्छा या अच्छा, परफेक्ट। तो 7680 इंटू 4 डिवाइड बाय 6, ये आता है 5120। अब आ जाएगा इंटू 3 डिवाइड बाय 4, दिस इज 3840। अब आ जाएगा इंटू 2 डिवाइड बाय 3, ये आ जाएगा 2560। कि जो हीट एंड लाइट के मेरे एक्सपेंसेस हैं वो इस तरह से प्रोरेट होंगे चारों डिपार्टमेंट्स में। अब जैसे इसको निकालने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है ये, सर्विस डिपार्टमेंट ए मतलब ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, और ये स्टोर है। तो 3840 कैसे आया था? इट इज 3000 डिवाइड बाय 15000 इंटू जो टोटल एक्सपेंस था 19200, सिंपल प्रोरेट। पहले मुझे ये बताओ, ये जो मैंने करा है गाइस, इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट मैथमेटिकली या लॉजिकली? सर मुझे ये वाला समझ गया, वो जो आप 3/4 करके कर रहे थे वो नहीं समझा, वो कैसे क्या आपने? देखो वो क्या तरीका होता है, ये एक मैथ्स में होता है ना, जैसे 7680 रिप्रेजेंट 6000, तो 4000 कितना होगा? तो इट विल बी 7680 इंटू 4000 डिवाइड बाई 6000। तो ये फिगर 1000 में है तो मैंने जीरो हटा दिया। तो अगर 76806 है
तो 4 कितना होगा? तो 7680 इंटू 4/6, वो मेरा आंसर आ गया 5120। अब 51204 है, तो 3 कितना होगा? 5120 इंटू 3/4। अब ये मेरा है 3, 2 कितना होगा? 3840 इंटू 2/3। अच्छा समझ गया, चलो, प्रोग्रेसिवली किया मतलब आपने। हाँ। अब नेक्स्ट है हमारा रेंट एंड रेट्स। अब रेंट एंड रेट्स कितना है? 38400। रेंट एंड रेट्स 38400। ये भी फ्लोर एरिया के अकॉर्डिंग होगा। हमने पढ़ा था कि ये भी फ्लोर एरिया के अकॉर्डिंग आता है रेंट एंड रेट। तो ये कितना आएगा? 38400 इंटू 6/15। 38400 इंटू 6/15, इट इज 15360। अब अगेन आगे इंटू 4/6, 10240 इंटू 3/4, इट इज 7680 इंटू 2/3, इट इज 5120। ये आ गया रेंट एंड रेट। चलो, ये दोनों एक्सपेंसेस हो गए। तीसरा रिपेयर कॉस्ट। अब रिपेयर कॉस्ट जो हमारे को दी हुई है 9600, ये क्लियर नहीं है कि रिपेयर मशीन की है या फैक्ट्री की है। तो हम यहाँ पे फैक्ट्री मान के चलते हैं। मशीन में नॉर्मली डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं, रिपेयर अगर स्पेसिफिकली मेंशन हो तो करेंगे। तो रिपेयर कॉस्ट हमारी कितनी है? इट इज 9600। तो 9600 चली जाएगी हमारी अगेन फ्लोर एरिया में। तो 9600 इंटू 6/15, इट इज 3840 इंटू 4/6, इट इज 2560 इंटू 3/4, 1920 इंटू 2/3, इट इज 1280। ये आ गया मेरा रिपेयर कॉस्ट। चलो, रिपेयर कॉस्ट भी हो गया, ये भी होगा। कैंटीन। कैंटीन के थे मेरे टोटल 9000। कैंटीन के बारे में हमने पढ़ा था, हम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के अकॉर्डिंग करेंगे टोटल लेबर आवर वर्क्स। अब यहाँ पे कहीं पे भी टोटल लेबर आवर वर्क हमें नहीं गिवन। यहाँ पे कहीं पे भी हमें टोटल लेबर आवर वर्क कहीं नहीं गिवन। तो लेबर आवर वर्क हमें नहीं गिवन, तो मैं इसको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के अकॉर्डिंग कर लूंगा। 50 40 20 10। तो 9000 पहला हो जाएगा 9000 इंटू 50 डिवाइड बाई 120। 9000 इंटू 50 डिवाइड बाई 120, इट इज 3750 इंटू 4/5, 3000 इंटू 2/4, 2/4, 1500 इंटू 1/2, दैट इज 750। ये आ गया मेरा लेबर की बाइफिकेशन, सॉरी कैंटीन की बाइफिकेशन। कैंटीन के बाद मशीन डेप्रिसिएशन। ये किस बेस पे होती है गाइस? मशीनरी बुक वैल्यू। मशीन की बुक वैल्यू, इट इज ये वैल्यू हमें दी हुई है। तो मशीन डेप्रिसिएशन हमारी है टोटल, इनका टोटल ही कर लेते हैं चलो। 54,000 प्लस 25, 54,000 प्लस 25,000, 79,000, क्योंकि सारे ही मशीन के खर्चे हैं, मशीन डेप्रिसिएशन एंड मशीन इंश्योरेंस। तो 79,000 जाएगा मशीन की बुक वैल्यू में। तो 79,000 इंटू 48 डिवाइड बाई 80, इट इज 47400 इंटू 20 डिवाइड बाई 48 इंटू 20 डिवाइड बाई 48, इट इज 19750 इंटू 8 डिवाइड बाई 20, इट इज 7900 इंटू 4/8 इंटू 4/8, दैट इज 3950। इस तरह से हमारे टोटल मशीन के खर्चे प्रोरेट होंगे। सर मुझे तो बताओ गाइस अपने पहले इस। अगर मशीन को बिकॉज मशीन डेप्रिसिएशन और ऐड कर लिया मशीनरी इंश्योरेंस को, तो अपने फिर हीट एंड हाँ, लाइट और रेंट एंड रेट्स को क्यों नहीं ऐड किया? और फिर अपन नहीं नहीं, अपोर्शन कर सकते हैं। कर सकते थे, कर मैंने सकते हैं टाइम राइट? बचाने के लिए कर दिया। ओके। देखो, तो तुम्हारे एग्जाम को में एग्जाम में, तुम्हें एग्जाम में ऑफ कोर्स पूरा क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व करना नहीं है। या तुम्हें तो ऐसे में ये आ सकता है कि बताओ कि डिपार्टमेंट ए का टोटल ओवरहेड कितना होगा। तो वो तुम इन ओके। सबको जो मशीन वाले हैं इनका कॉमन लिंक बना लो ओके सर, कि तो ये भी अगर हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये टोटल कर लिया, ये अलग है और ये दोनों अलग है। बिल्कुल ऐसे कर सकते हो। ऐसे कर सकते हैं ना कि ये हीट एंड लाइट रेंट एंड रेट्स रिपेयर को उसको टोटल करके और फिर इंटू 6000 डिवाइड बाई 15,000। तो बिल्कुल कर ऐसे भी सकते हो। कर बट सकते मेरा हैं पर्पस हाँ। क्या है कहने का, मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चीज, क्योंकि हमारे को बड़ा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने को आएगा नहीं, हमें आंसर निकालना है। तो ओके। आंसर निकालने के लिए यू कैन डू लाइक दैट, दैट इज टोटली अप टू योर चॉइस। तो ये 7680 प्लस 15360
+3840 +3750 +47400, ये आ गया मेरा 78030। इसका आ रहा है। ऐसे इसका निकाल लेते हैं जल्दी से। 5120, एक काम करते हैं, मैंने एक का तो निकाल ही लिया है, तो सॉल्यूशन से चेक कर लेते हैं एक की टोटल कॉस्ट। 78030, परफेक्ट। इस तरह से हमने अपने जो खर्चे थे उन सबको, जितने भी टोटल खर्चे हमारे हुए थे, कौन कौन से, हीट एंड लाइट, रिपेयर, मशीन, इन सबको हमने, जो भी हमारी फैक्ट्री में डिपार्टमेंट्स थे उसके अकॉर्डिंग मैंने प्रोरेट कर लिया कि डिपार्टमेंट ए में इतने थे, डिपार्टमेंट बी में जो हमारा कौन सा था ये, इट इज मेंटेनेंस इतना और स्टोर इतना। स्टोर में भी मशीन्स थी, स्टोर में भी लेबर था, सब उसके अकॉर्डिंग कर लिया। अब बात क्या आती है गाइस, अभी ये चीज तुम आगे पढ़ोगे। अब बात ये आती है, हमने ये चारों एक्सपेंसेस हमारे देख लिए, तो मैं सॉल्यूशन से इसका आंसर कॉपी कर लेता हूँ। इट इज 40670, 22840 और 13660। ये तो मैंने इजीली निकाल लिया। अब जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है गाइस, वो ये है कि डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी, इसमें मैं बना रहा हूँ 1000 यूनिट्स, इसमें बना रहा हूँ मैं 800 यूनिट्स। तो डिपार्टमेंट ए का अपना खर्चा तो आ गया, डिपार्टमेंट बी का अपना खर्चा भी आ गया। जो ये डिपार्टमेंट है मेंटेनेंस और स्टोर, इसमें तो कोई यूनिट्स ही नहीं बन रहे। तो इनके खर्चे का अब हम क्या करें, इनके खर्चे का अब हम क्या करें। हमने सारे जितने भी खर्चे थे वो हर जगह के अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेट कर लिए, ठीक है ना। लेकिन अब इन दोनों के जो खर्चे टोटल है उनका क्या करें हम, क्योंकि यूनिट्स तो डिपार्टमेंट ए और बी में ही बनते हैं। तो इसके लिए अब इनको हमें रीअपोर्शन करना पड़ेगा, इट इज कॉल्ड रीअपोर्शन। वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, हाउ टू रीअपोर्शन कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। कि सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कैसे रीअपोर्शन करना है, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा। इन्होंने यहां पे एक हिंट दिया हुआ है, क्या, देखो, कि मेंटेनेंस आवर्स, अब देखो इन्होंने क्या बताया हुआ है, हिंट बता रहा हूं, वैसे हम आगे पढ़ेंगे इसको, कि टोटल मेंटेनेंस आवर जो लगे हैं हमारे वो इतने लगे हैं। डिपार्टमेंट ए में मेंटेनेंस का इतना खर्चा हुआ है, डिपार्टमेंट बी में मेंटेनेंस का इतना खर्चा हुआ है, स्टोर में मेंटेनेंस का इतना खर्चा हुआ है। तो मेंटेनेंस का जो खर्चा है उसको हम फर्दर रीअपोर्शन करेंगे इन बेसिस पे मशीन आवर्स वर्क में। उसके बाद स्टोर जो है, स्टोर का जो खर्चा होता है दैट इज बेस्ड ऑन स्टोर रेक्विजिशन, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो स्टोर का खर्चा हमारा टोटल कितना हुआ था, 13660। डिपार्टमेंट ए में स्टोर की रेक्विजिशन इतनी थी, डिपार्टमेंट बी में स्टोर की रेक्विजिशन इतनी थी। तो इस खर्चे को हम फर्दर रीअपोर्शन कर देंगे इन दोनों में। तो हमें सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा डिपार्टमेंट जो प्रोडक्शन है उसमें फर्दर अपोर्शन करना है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये मत सोचना कि यहाँ पे हो गया, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। दिस इज फर्स्ट अपोर्शन के टोटल जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम सारे डिपार्टमेंट्स में कैसे अपोर्शन करते हैं पूरी फैक्ट्री में। उसके बाद हम ये नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे। ये क्लियर है गाइस सबको? यस यस सर। सर। सर जस्ट वन स्मॉल सर। डाउट। हाँ हाँ, पूछो हर्ष। जो रिपेयर कॉस्ट है उसको अभी अपन ने फ्लो एरिया के हिसाब से प्रोरेट किया है, करेक्ट? बिल्कुल। बट देन मशीन रिपेयर कॉस्ट भी तो हो सकता है, तो फिर वो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा अगर मशीन बेसिस पे मैंने करना है मैंने तो। भी बताया था, अगर रिपेयर कॉस्ट, देखो रिपेयर कॉस्ट हमें हीट एंड लाइट रिपेयर कॉस्ट ऐसे दिया हुआ है, तो इसका फर्स्ट इंप्रेशन यही है कि हीट जो रिपेयर कॉस्ट है हीट एंड लाइट के साथ है। अगर हमें दिया होता मशीन के साथ या मशीन लिखा होता तो हम मशीन मान के चलते, ठीक है ना। तो हमारे को रिपेयर कॉस्ट खाली में लिखी हुई है, तो यू कैन अज्यूम इट टू बी कि ये फैक्ट्री की रिपेयर होगी। ओके सर, बट अंडरस्टूड। जनरली ऐसा होगा नहीं, तुम्हें एग्जाम में डायरेक्टली गिवन होगा कि रिपेयर कॉस्ट फैक्ट्री की है कि मशीन की, यू विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। ये तो वैसे ही चलो बीपीपी है, इन्होंने मिस कर दिया, बट नथिंग इज मेंशन, दैट्स व्हाई वी अज्यूम्ड इट फॉर फैक्ट्री। ओके ओके अगर सर। गलती से ऐसा हो कि मान लो ऐसे रिपेयर कॉस्ट गिवन है, तो एसीसी वाले ना यहाँ पे दिमाग लगाएंगे। वो क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे हो सकता है बच्चे रिपेयर कॉस्ट को यहाँ ले जाए, हो सकता है मशीन में ले जाए। तो तुम्हारा जो आंसर होगा ना उसमें दोनों ऑप्शंस वो डाल देंगे कि अगर तुम फैक्ट्री का दिखाते हो तब भी ये आंसर तुम्हारा ओके होगा, मशीन से दिखाते हो तब भी आंसर ओके होगा। क्लियर है गाइस सबको ये? यस सर। चलो, अब एक्टिविटी नंबर 2 तुम सबको करनी है, ये फटाफट से करो और मुझे बताओ इसका क्या आंसर आएगा।
और मिक्सिंग डिपार्टमेंट का टोटल कॉस्ट आया है 15,3,200। एक मिनट को पहले मैं सबसे पूछता हूँ गाइस, सबका हो गया क्वेश्चन ये? यस सर। चलो एक एक यस करके सर। मुझे सारे बताना। यस सर। तो मुझे हर्ष, यू वर स्टार्टिंग, बताओ मिक्सिंग डिपार्टमेंट का टोटल कितना आ रहा है? 15,3,200। 15,3,200। गाइस पहले मुझे बताओ सबका ये आ रहा है, किसी का कुछ अलग आ रहा है? यस सेम। सेम आ रहा है। यस सर, मेरा भी सेम आ रहा है। 15,3,200, ठीक है। स्टरिंग का? सर स्टरिंग का 50, मुझे, हाँ बताओ सबा। 54,400 आ रहा है। 54,400, ओके। स्टोर्स का? 2800। 20,800। कितना? 20,800। 30,800, ओके। कैंटीन? कैंटीन का? सर नहीं, 20,800 20, बोला उसने। अच्छा 20,800, ठीक है। कैंटीन का? 33,600। 33,600, ओके। चलो मुझे पहले बताओ कि सबका यही आ रहा है, किसी का कुछ अलग आ रहा है? यस हाँ सर, सर, यही आ रहा है। स्टोरिंग में मेरा 44,140 आया है। ओके। एंड बाकी सब सेम आया। है नहीं फोर नहीं, फोर एक वन फोर जीरो सेकेंड। बाकी सबका? सर नहीं नहीं, जो कैंटीन डिपार्टमेंट है उसका मेरा 3,360 आया, 00 नहीं आया। 3360? हाँ, 00 नहीं है। इतना कम तो आई डोंट थिंक हो सकता है। हाँ सर, 12 चलो के प्लस 4 के 16, 26। हाँ सर, अलग आ रहा है। ओके। चलो गाइस लेट मी ट्राई दिस क्वेश्चन जल्दी जल्दी से। रेंट्स एंड रेट्स, इसको किस पे प्रोरेट करेंगे हम? फ्लोर स्पेस पे। तो मैं एक काम करता हूँ, आई जस्ट राइट माई ओन थिंग। तो मेरा जो रेंट एंड रेट है, ये फ्लोर एरिया के अकॉर्डिंग जाएगा। तो 9312, तो रेंट है 90,000। सो 90,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 15, इट इज 54,000। इंटू 3 डिवाइड बाई 9, it is 18,000. Into 1 divided by 3, it is 6,000. Into 2 divided by 1, it is 12,000. ओके। उसके बाद मेरा आएगा रेंट जनरेट के बाद इंश्योरेंस। इंश्योरेंस मशीन की जाएगी एज पर कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीन। इंश्योरेंस का टोटल खर्चा है 40,000। तो 40,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 4, 20,000। इंटू 1 डिवाइड बाय 2, इट इज 10,000। इंटू 6 डिवाइड बाय 10, या तो 0.6 डिवाइड बाय 1 कर लो, या इंटू 6 डिवाइड बाय 10। इंटू 6 डिवाइड बाय 10, 6,000। इंटू 4 डिवाइड बाय 6, इट इज 4,000। चलो ये भी हो गया। उसके बाद तुम्हारा है स्टोर कॉस्ट। अब गाइस एक चीज आई थिंक सबने, तुमने स्टोर कॉस्ट किस बेस पे लिया बताओ? सब फ्लोर। फ्लोर स्पेस, बट सर गलत लग रहा है क्योंकि वेजेस एंड सैलरीज लिखा है तो। हाँ, देखो मैं भी वही स्टोर, सोचा था, बट देन एम्प्लॉय का कुछ चलो बताया ही सुनो नहीं देखो, है। स्टोर कॉस्ट हाँ। मतलब स्टोर का खर्चा, हम्म। यही होगा। तो स्टोर का खर्चा, हमें स्टोर डिपार्टमेंट तो अलग है ही है। तो स्टोर का सारा खर्चा 75,000 हमारा स्टोर में आ जाएगा। अगर हमें बताया हुआ है कि स्टोर के रिलेटेड इतना खर्चा है, तो वो सारे स्टोर में आ जाएगा ना, फिर मैं बाकियों में डिवाइड ही क्यों करूंगा, कैंटीन में क्यों डालूंगा? वैन मुझे पता है कि स्टोर के अंदर जो वेजेस एंड सैलरीज लगी हैं वो इतनी है, तो स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर चला जाएगा ना सारा खर्चा, बाकियों में आएगा ही क्यों? ये खर्चे रेंट एंड रेट तो हमें नहीं पता था कौन सा किस में जाएगा, इसलिए प्रोरेट करा है। स्टोर का खर्चा हमें डायरेक्टली बता ही दिया, तो स्टोर का तो एज इट इज आ जाएगा। हीटिंग कॉस्ट ये हमारा फ्लोर एरिया के अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो हीटिंग कॉस्ट अगर हम करेंगे, इट विल बी 57,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 15, इट इज 34,200। इंटू 3 डिवाइड बाई 9, इट इज 11,400।
इंटू 1/3 इट इज 3800, इंटू 2/1 इट इज 7600। इस तरह से हमारी प्रोरेशन होगी। अगर स्पेसिफिकली हमें स्टोर का ही खर्चा बता दिया तो हम उसको प्रोरेट थोड़ी करेंगे, सब में स्टोर का स्टोर में लिख देंगे। अगर लिखा होता स्टरिंग के रिगार्डिंग कितना खर्चा है तो वो स्टरिंग में डाल देता। तो ये मेरा टोटल एक्सपेंस आ गया। सो 34200 प्लस 54,000 प्लस 20,000 इट इज 59200। नहीं, 34200 प्लस 54,000 प्लस 20,000 इट इज 108,200, वन वन फोर डबल हाँ सर, जीरो मेरा प्लस ये आ एट। रहा था, मैं डर गया था कि सबका अलग अलग आ रहा है, इसलिए मैंने कुछ बताया नहीं। अरे ऐसे थोड़ी होता है, हाँ सर। ऐसे नहीं होना चाहिए भाई, जो है ये वो सर, 39 बताओ। 400 भी आ गया सर। अच्छा इसका क्या है बताओ। सर थर्ड वाले का, एक सेकंड सर। हाँ, सर 9800 और 23 600। 23,600 दिस इज द आंसर गाइस। ये आंसर है। कोई बात नहीं, गलतियां सबसे होती हैं, गलतियों से ही तुम सीखोगे। अभी तो चैप्टर पढ़ा है, अभी तो बहुत चीजें आ गई, अभी तो तुमने जस्ट शुरुआत की है ना। तो याद रखना, जो भी खर्चे होते हैं अगर किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग हमें खर्चे बताए हुए हैं तो वो उसी डिपार्टमेंट में आ जाएंगे। और बाकी जो खर्चे नहीं बताए हुए कौन से डिपार्टमेंट के हैं वो हम बायफोकेट कर लेंगे। मुझे बताओ पहले, यहां तक सबको क्लियर है चीजें? यस सर। सर एक्चुअली सेकंड थॉट ऐसा है कि वेजेस एंड सैलरीज उन एम्प्लॉयज को भी देंगे जो मिक्सिंग एंड स्टरिंग डिपार्टमेंट में है। तो फिर सेकंड थॉट के होता है, ऊपर कोई मैंने बात वैसा नहीं। कर दिया। हाँ। कोई बात नहीं, ऐसा होता है, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं, डोंट वरी अबाउट इट। अंडरस्टूड सर। सबको क्लियर है? यस सर। यस प्लीज सर। सारे बताओ। सबकी आवाज थकी थकी लग रही है, क्या ब्रेक चाहिए या सीधा स्टार्ट करें आगे? नहीं सर, कर दो सर। चलो गाइस, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है रीअपोर्शनमेंट। तो रीअपोर्शनमेंट मैंने तुम्हें बताया था कि हमने जैसे यहाँ पे मिक्सिंग डिपार्टमेंट, सरिंग डिपार्टमेंट, स्टोर्स और कैंटीन, ये 4 डिपार्टमेंट है। तो स्टोर्स और कैंटीन में तो कोई प्रोडक्ट बनता ही नहीं है। तो जितना स्टोर का टोटल खर्चा आएगा, जितना कैंटीन का टोटल खर्चा आएगा, वो हमें देखना पड़ेगा कि जो टोटल खर्चा है ये मिक्सिंग में कितना जाएगा और स्टरिंग में कितना जाएगा। मिक्सिंग में पता चलेगा हमने इतने यूनिट्स बनाए थे, स्टरिंग में पता चलेगा हमने इतने यूनिट्स बनाए थे, तभी हम यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट निकाल पाएंगे। इसमें तो पर यूनिट निकल ही नहीं सकती। दैट इज कॉल्ड री अपोर्शनमेंट। तो रीअपोर्शनमेंट के हमारे को ना कुछ बेसिस गिवन होते हैं। यहाँ पे हमारे 3 मेथड होते हैं। एक होता है हमारा डायरेक्ट मेथड, एक होता है हमारा स्टेप डाउन मेथड, और एक होता है रेसिप्रोकल मेथड, और इसको रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और इसको हम मैथमेटिकली भी सॉल्व करेंगे, एल्जेब्रिक मेथड इसके अकॉर्डिंग भी हम सॉल्व करते हैं। तो मैं तुम्हारे को ये जो क्वेश्चन है, ये सीधा सीधा तीनों मेथड जो हैं, ये नोट्स में वैसे मैंने बताया हुआ है, बट मैं सीधा सीधा तुम्हें यहां से सॉल्व करके बताता हूं कि अगर डायरेक्ट मेथड से हम क्वेश्चन करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड से, ओ सॉरी, स्टेप डाउन मेथड से करेंगे और रेसिप्रोकल से करेंगे तो हमारे क्या क्या आंसर आएंगे, बिल्कुल उसके तरीके से बताता हूँ। तो बहुत ध्यान से यहाँ पे सब देखना, ठीक है, अच्छे से समझना जो मैं कहना चाह रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज का मतलब कुछ भी निकल सकता है, तो हर चीज को बहुत ध्यान से समझना। चलो भाई, जस्ट गिव 1 सेकेंड, थोड़ा सा पानी पी लूं मैं। देखो, अब सबसे पहला जो मेथड है हमारा वो है डायरेक्ट मेथड। फर्स्ट इज आवर डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड में क्या होगा, हमें बताया हुआ है कि टोटल जो खर्चे हमने एलोकेट और अपोर्शन किए थे, मिक्सिंग के इतने थे, स्टरिंग के इतने थे, स्टोर्स के इतने थे, कैंटीन के इतने थे। फर्दर रीअपोर्शनमेंट हमें उन्होंने क्या बताया हुआ है, एस्टिमेटेड वर्क डन बाय सर्विस सेंटर और डिपार्टमेंट, क्या बताया हुआ है सुनो, कि स्टोर वाला जो था उसने 50% काम किया है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, 30% काम किया है स्टरिंग डिपार्टमेंट में, और 20% काम किया था कैंटीन वाले के लिए। कि जो स्टोर वाला बंदा था जिसपे टोटल इतने खर्चे हुए थे, उसने 50% काम किया था मिक्सिंग डिपार्टमेंट के लिए,
30% काम किया था सर्विंग डिपार्टमेंट के लिए और 20% काम किया था कैंटीन डिपार्टमेंट के लिए। ये तुम्हें एज इट इज एग्जाम में गिवन होगा। तो 50%, 30%, 20%, इसको तुम इसकी भी एक रेशो 50, 30, 20 कर सकते हो। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट मेथड होता है इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनना। डायरेक्ट मेथड में हम सर्विस सेंटर से सीधा हम प्रोडक्शन सेंटर में आते हैं। सर्विस सेंटर का खर्चा हम सीधा प्रोडक्शन सेंटर में लेके जाएंगे, किसी और सर्विस सेंटर में नहीं लेके जाएंगे। कैसे, बहुत ध्यान से देखना, अभी देखेंगे, क्लियर होगा तभी। तो मैंने क्या किया, मुझे पता है कि मेरा जो मिक्सिंग डिपार्टमेंट है, या ये मैं ऐसे इसको फॉलो करता हूं। मिक्सिंग में है 108200, इसका है 39400, इसका है 90800, इसका है 23600। तो मैंने क्या किया, रीअपोर्शन ऑफ स्टोर्स, स्टोर के खर्चे को मैं रीअपोर्शन करूंगा। तो मैं यहां से माइनस कर दूंगा पूरा 90800 के स्टोर से मैंने खर्चा निकाल दिया। अब मुझे बताया हुआ है कि जो स्टोर का खर्चा था 50% था मिक्सिंग में, यानी 50 मिक्सिंग में था, 30 स्टरिंग में, 20 कैंटीन में। हम क्या पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट मेथड, जिसमें सर्विस सेंटर का सारा खर्चा प्रोडक्शन में जाता है, किसी और सर्विस सेंटर में नहीं जाता। मतलब ये सारा खर्चा हमें इन दोनों में ही बांटना है। तुम कहोगे सर ऐसे तो हो ही नहीं सकता, 50% इसमें जाता है, 30 इसमें, 20 इसमें, तो 20% का क्या करेंगे। तो हम यहाँ पे परसेंटेज लेंगे ही नहीं, वी विल नॉट लुक एट दी परसेंटेज हियर। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूंगा, 90800 इंटू 50 डिवाइड बाई इन दोनों का टोटल, दैट इज 80। सिंपल जैसे प्रोरेट होता है, इंटू 50 डिवाइड बाई 80। तो 90800 इंटू 50 डिवाइड बाई 80, मेरा आंसर आ जाएगा 56750। कि ये पूरा पूरा मैंने डाल दिया इधर, कितना, 50:30। ये आ जाएगा 50:30 में, मैं ऐसे लिख देता हूं, 50:30। यहां कितना आ जाएगा, 56750 इंटू 30 डिवाइड बाई 50, ये आ जाएगा 34050। तो मैंने सारा का सारा स्टोर का खर्चा डायरेक्टली मैंने डाल दिया अपने दोनों प्रोडक्शन में। अब मैं बात करता हूं रीअपोर्शनमेंट ऑफ कैंटीन का खर्चा। कैंटीन का टोटल कितना खर्चा था, टू Sorry to थ्री disturb you, sir. Actually, my internet यस was not प्लीज। good, but why you haven't distributed the amount in the canteen department? बिकॉज दिस इज अ डायरेक्ट मेथड, ये हमें एज इट इज लर्न करना Okay. है कि डायरेक्ट मेथड के अंदर हम सर्विस कॉस्ट का खर्चा डायरेक्टली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डालते हैं, किसी भी सर्विस सेंटर में नहीं डालते। तो हमने सीधी 50:30:20 था, तो हमने सीधा 50:30 में बांट लिया, इसका हम कुछ भी नहीं करेंगे। दिस इज अ डायरेक्ट मेथड, एक तरीका किस तरह से हम प्रोरेट कर सकते हैं। Got it, sir. अब उसके बाद आता है हमारा कैंटीन का खर्चा। कैंटीन का टोटल खर्चा था 23600। कैंटीन के बारे में बताया गया है, 45 है हमारा मिक्सिंग में, 40 है स्टरिंग में, स्टोर में है 15। अगेन कैंटीन का खर्चा स्टोर में भी जा रहा है, और हमने बढ़ाया था सर्विस का खर्चा डायरेक्टली प्रोडक्शन में जाता है, इसका कुछ नहीं करेंगे। तो ये 45:40 में प्रोरेट हो जाएगा। तो 23600 इंटू 45 डिवाइड बाई इनका टोटल 85, इट इज 12494 पॉइंट्स में आ गया आंसर मेरा, इट इज 12494। कोई बात नहीं, 12494, इसको कर लेंगे 12494 इंटू 40 डिवाइड बाई 45, इट इज 11105। तो इसको 11106 कर देता हूँ ताकि टोटल ये हो जाए। इस तरह से मैंने अपना जो खर्चा था वो प्रोपोर्शन कर दिया, और ये आ जाएगा मेरा टोटल एक्सपेंस के टोटल मेरा। अब टोटल मेरा यहां से आ जाएगा कि मिक्सिंग का टोटल खर्चा इतना हो गया, स्टरिंग का टोटल खर्चा इतना हो गया, ये तो दोनों ऑटोमेटिकली जीरो हो गए। अब मैं पर यूनिट, इसमें कितना है पर यूनिट टोटल यूनिट्स, इसमें कितने हैं टोटल यूनिट्स, यहां से मैं पर यूनिट देख सकता हूँ मिक्सिंग और स्टरिंग में कितना आएगा। तो देखो किस तरह से हमने इनडायरेक्ट कॉस्टिंग को कैसे हमने पर यूनिट कॉस्ट में बाइफरकेट कर दिया। ये था हमारा डायरेक्ट मेथड, जहां पे सर्विस सेंटर का खर्चा सीधा सीधा प्रोडक्शन में जाता है। देखो, समझो, कोई डाउट है इसमें मुझसे पूछो, फिर मैं बताऊंगा तुम्हें हमारा नेक्स्ट मेथड विच इज कॉल्ड स्टेप डाउन मेथड। सर एग्जाम में अपन कोई भी यूज कर सकते हैं या फिर मेंशन होगा ये सी, यही मेंशन वाला यूज मेंशन होगा, करना? ओके। हमें क्लियर कट मेंशन होगा कि कौन सा मेथड यूज करना है।
5 मिनट लगाओ, मैं सबको 5 मिनट्स दे रहा हूँ। अच्छे से इसको पढ़ो, अच्छे से ग्रास्प करो, इसको समझो। क्लियर है guys सबको ये? हाँ जी सर। यस सर। चलो, अब नेक्स्ट आता है हमारा स्टेप डाउन मेथड, सेकंड मेथड। दिस इज स्टेप डाउन मेथड। इट इज स्टेप डाउन मेथड। यहां पे याद रखेंगे हम शॉर्टकट, यहां क्या है, सर्विस का, पहली सर्विस का प्रोडक्शन और सर्विस दोनों में जाएगा, सेकंड सर्विस का सिर्फ प्रोडक्शन में जाएगा, सेकंड सर्विस का सिर्फ प्रोडक्शन में जाएगा। अब इन्होंने एक चीज क्या बोली, इन्होंने बोला कि जो पहला मेथड था डायरेक्ट मेथड, उसमें थोड़ा सा हमें इशू लग रहा है। क्यों? क्योंकि स्टोर वाला तो कैंटीन के लिए भी काम कर रहा है, तो हमने कैंटीन में क्यों नहीं बायफिकेट किया? तो करना चाहिए, तभी तो तभी तो असली एक प्रोरेशन होगा ना, कि हमें कैंटीन में डालना पड़ेगा। ऐसे ही स्टोर वाले का करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा चलो अब हम ऐसे ही करते हैं। तो 108 108 200, 39400, 90800 और 23600। अब इन्होंने क्या किया कि जो स्टोर का खर्चा है, पहले देखा स्टोर को, स्टोर का खर्चा हमारा जो होगा, इन्होंने बोला कि हम तो भाई जैसी है प्रोपोर्शन उसी में बांटेंगे। दैट मीन्स 50:30:20 हम इसी में बांट लेते हैं। तो स्टोर का हमारा यहां से तो माइनस हो गया, खर्चा स्टोर से निकल गया। अब इस प्रोपोर्शन में बांट लेते हैं। सो 90800 इंटू 5 डिवाइड बाय 10, इट इज 45400 इंटू 3 डिवाइड बाय 5, इट इज 27240 और इंटू 2 डिवाइड बाय 3, ओ सॉरी 2 डिवाइड बाय 3, हाँ, तो इट इज
18,160 कि स्टोर का तो इन्होंने जो खर्चा था वो इस तरह से अपोर्शन कर लिया। बहुत बढ़िया बात है, बहुत सही बात कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही करेंगे स्टोर वाले। अब बात आती है किसकी, अब बात आती है कैंटीन की। अब कैंटीन का टोटल खर्चा कितना है, इट इज 23600। अब 23600 कैंटीन का खर्चा पहले था, कैंटीन में ये खर्चा और आ गया, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, 18160 प्लस 23600, ये आ जाएगा 41760। ये टोटल हम कैंटीन में से माइनस करेंगे, क्योंकि कैंटीन का पहले था इतना, स्टोर से इतना आ गया, तो टोटल कैंटीन का खर्चा इतना है। अब वो हमें प्रोरेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये बेचारे फिर कंफ्यूज कि कैंटीन का खर्चा अगर हम दोबारा से तीनों में करेंगे, दोबारा से तीनों में करते हैं, फिर तो स्टोर में भी कुछ आ जाएगा, ये तो ऐसे ही चलता रह जाएगा सारी उम्र। तो इन्होंने कहा एक काम करते हैं, चलो सेकंड बारी में ना अब नहीं करते इसको, अब यहाँ पे डायरेक्ट लगाए थे, क्योंकि सेकंड वाली में अगर हम स्टोर में बांटेंगे तो स्टोर तो जीरो हुआ नहीं, स्टोर में कुछ और भी आ जाएगा। तो सेकंड वाली जो पोर्शन है वो हम सिर्फ जो है प्रोडक्शन में करेंगे, तो वो ये कर देंगे 45:40। तो 41760 इंटू 45 डिवाइड बाई 85, इट इज 22108। तो ये आ जाएगा 22108, और ये आ जाएगा इंटू 40 डिवाइड बाय 45, इट इज 19652। और ये यहाँ पे कुछ नहीं करा इन्होंने, तभी जाके हमारी यहाँ की कॉस्ट आ जाएगी, यहाँ की कॉस्ट आ जाएगी, ये जीरो हो गया, ये जीरो। हमें सर्विस कॉस्ट दोनों जीरो करनी है, ये पहले में जीरो होगी और ये इनका टोटल करके दूसरे में जीरो होगी। इस तरह से बोला जाता है स्टेप डाउन मेथड, कि पहले में तो इन्होंने पूरा प्रोडक्शन सेंटर में बांटा दोनों, जिसमें आता है, दूसरे वाले में फिर कंफ्यूज हो गए और वहां पे इन्होंने डायरेक्ट मेथड लगा दिया। दिस इज अ बिट बेटर देन डायरेक्ट मेथड, ये डायरेक्ट मेथड से थोड़ा सा बेटर है, मैं नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा, थोड़ा सा वहां से बेटर है। ये देखो, ये समझो, इसमें कोई डाउट है मुझसे पूछो। अंडरस्टूड सर। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट मेरे को बोल सकते हैं कि सर हमने ऐसा क्यों नहीं करा कि कैंटीन का पहले तीनों में बांट दिया, फिर स्टोर का इन दोनों में करा। जरूरत ही नहीं है, जब स्टोर पहले है तो वो करो, क्यों उल्टा दिमाग लगाए हम। स्टोर का तीनों में बांट दिया, कैंटीन का फिर बाद में दो में कर लिया। इस तरह से हमारा होगा सेकंड मेथड। क्लियर है गाइस ये। Yes, sir. चलो, अब आता है हमारा थर्ड मेथड। थर्ड मेथड का नाम ही बड़ा खतरनाक है। उसका नाम है द रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। उसका नाम है क्या, उसका नाम है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, और इसको हम रेसिप्रोकल मेथड भी बोलते हैं। जिसने ये मेथड बनाया, सी वाला, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन रेसिप्रोकल मेथड, इसने कहा कि हम जैसा ये लिखा हुआ है वैसा ही चलते चले जाएंगे, चले चलो राहों में चले चलो, जब तक कहते हैं ना राह खत्म नहीं होती तब तक चले चलो। तो इन्होंने क्या कहा, ठीक है भैया आप तो अपने बिजनेस में काम में लग जाओ। क्या कि पहले ये खर्चा जो ये वाला था स्टोर वाला, ये तीनों में बांट दिया। उसके बाद आया कैंटीन, कैंटीन का खर्चा हम बांटेंगे 45:40:15 में, चलो बांट दो। तो दिस इज कैंटीन का इन दोनों का टोटल 23600 प्लस 18160 इंटू 45 डिवाइड बाय 100, ये आ गया 18792। वो आ जाएगा इंटू 40 डिवाइड बाय 45, ये आ जाएगा 16704 इंटू 15 डिवाइड बाय 40, ये हो जाएगा 6264। और ये मेरा हो गया माइनस कितना था, 23600 प्लस 18160, इट इज 41760। ये ऐसे हो गया। ये क्लियर है गाइस। अब यहाँ पे कैंटीन तो जीरो हो गया, स्टोर तो जीरो हुआ नहीं, तो स्टोर यहाँ पे जीरो होगा तो कुछ आ गया। अब दोबारा से स्टोर को हम इन तीनों में बांटेंगे, फिर स्टोर जीरो हो जाएगा, यहाँ कुछ रह जाएगा, फिर उसको बांटेंगे तीनों में।
ऐसे करके हम चलते चले जाएंगे जब तक ये दोनों जीरो नहीं हो जाते। इसको करने में काफी सारे स्टेप्स लग सकते हैं। ठीक है ना, पहले हमने इसका खर्चा तीनों में बांट दिया, ठीक है, हो गया। फिर इसका टोटल इन तीनों में बांट दिया, ठीक है, अब इसमें कुछ आ गया। अब इसका इन तीनों में बांटेंगे, ये तो यहाँ जीरो हो गया था, इसका कुछ और आ गया। ऐसे करके हमारा मेथड चलता रहेगा। दिस इज रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन और रेसिप्रोकल मेथड। ठीक है, टेक 2 मिनट्स, एक बट बार इसको पढ़ो। सर ऐसे में तो वो या कुछ हर्ष, पॉइंट में आंसर हमेशा बचते ही जाएगा। बस 1 के नीचे आएगा तो हम उसको जीरो कर देंगे ऑटोमेटिकली। अच्छा। तो उसमें काफी टाइम लगेगा ना, तो एग्जाम में ज्यादा आने के चांसेस होते हैं क्या विलास मेथड? अभी बताता हूँ इसका शॉर्टकट एक। ओके। छत्रपाल जी, उनको बोलना लॉक ना करें आज। ठीक है, वो मेरे को लग रहा है वो निकल रहे हैं, वो लॉक कर देंगे। तो मैं लगा दूं, वो चक्कर नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है गाइस, ये क्लियर है सबको? यस सर। अब एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था, क्या, कि सर इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, और इतना टाइम इसमें लग जाएगा फिर तो हम बैठे रहेंगे बेले। मतलब इतना से इसको करने में इतना टाइम लग जाएगा, 2 मार्क के क्वेश्चन में इतना टाइम क्यों वेस्ट करें। बिल्कुल सही बात है। इसके लिए हमारी एक नई अप्रोच आई है, मतलब इसी में है हमारा, जो हमने पढ़ा था। इट इज एल्जेब्रिक मेथड। इट इज एल्जेब्रिक मेथड, मतलब इसमें हम मैथ्स यूज करते हैं। एल्जेब्रिक मेथड। गाइज मुझे ना 1 मिनट दो, मैं आ रहा हूँ। एक्चुअली मैं जिस ऑफिस में हूं ना, कहीं ऐसा ना कोई शट डाउन कर दे, तो मुझे रात भर यही सुना पड़ेगा। जस्ट गिव मी अ मिनट, आई एम जस्ट कमिंग। चलो गाइस, अब एल्जेब्रिक मेथड करते हैं। अब हम थोड़ी सी मैथ्स यूज करते हैं। मैथ्स कैसे यूज करते हैं, ये ध्यान से देखना। अगर मैं बात करता हूँ, ध्यान से सुनना, अगर मैं बात करता हूँ कि स्टोर का टोटल खर्चा कितना होगा, इफ आई से कि स्टोर का टोटल खर्चा मेरा कितना होगा, इट विल बी, स्टोर का टोटल खर्चा विल बी 9800। 9800 प्लस जितना भी कैंटीन का खर्चा होगा उसका 15%, क्योंकि कैंटीन का 15% स्टोर में आ रहा है। दैट मीन्स अपना 9800 प्लस कैंटीन का, या 15/100 कैंटीन का खर्चा। ये क्लियर है गाइस? क्या इसको मैं 15 की जगह 0.15 कैंटीन, कैन आई से दिस गाइस, कि यस सर। स्टोर का टोटल खर्चा कितना हुआ, जितना स्टोर का अपना खर्चा था, प्लस उसको पता है स्टोर में कैंटीन का 15% खर्चा आता है। तो कैन आई राइट माई इक्वेशन लाइक दिस? यस सर। यस सर। सारे स्टूडेंट्स बताओ। Yes, sir. सर। चलो, अब कैंटीन का टोटल खर्चा कितना होगा। कैंटीन का खर्चा विल बी, उसका अपना है 23600 प्लस कैंटीन के अंदर स्टोर का 20% आता है। दैट मीन्स 0.20 ऑफ स्टोर।
अब यहाँ तो परसेंटेज में फिगर गिवन है, अगर परसेंटेज ना होता, लेट से 5:4:1 होता, तो हम क्या करते, इसको सिंपल 20, जैसे ये आता 15/100, और ये होता 20/100 स्टोर। मुझे बताओ, मैंने पहले जो ये दो इक्वेशंस बनाई हैं, ये इक्वेशन सबको क्लियर है? हाँ जी सर। यस सर। हाँ सर। सबके लिए मैं एक टास्क दे रहा हूं, वो टास्क क्या है? अब यहां मुझे सी पता है, अगर मैं इस सी को रिप्लेस कर दूं इस चीज से, तो क्या मेरा एस निकल सकता है, नहीं निकल सकता, बताओ। हाँ सर, निकल हाँ जाएगा, यस लीनियर सर। इक्वेशन। तो मैं एक करके दिखाता हूँ। एस इज इक्वल टू 90800 प्लस 15/100 इंटू सी हो जाएगा 23600 प्लस 20/100 एस। अब मैथमेटिकली मुझे सॉल्व करके बताओ, सबने बताना है एस कितना आएगा और सी कितना आएगा। ये प्योर मैथ्स एल्जेब्रिक क्वेश्चन है। करके मुझे बताओ एस कितना आएगा, सी कितना आएगा।
क्या आंसर है गाइस, बताओ। लेट्स यू गिव्स मी राइट आंसर। एस कितना आ रहा है? आई डोंट थिंक आई एम करेक्ट, बट मेरा 131600 आ रहा है। 131600 नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि एस हाँ, वैसे ही 9800 बहुत है। बड़ा है। चलो मैं भी करता हूँ। तो बट टू करेंगे थ्री ऐसी ना, मैंने पहले ब्रैकेट में एलसीएम लिया, देन 15/100 नहीं नहीं, मैं ब्रैकेट में इतना आगे मल्टीप्लाई पहुंची ना, होगा। नहीं ब्रैकेट में एलसीएम लेना ही नहीं। ब्रैकेट में एलसीएम मत लो, सीधा इसे इसको मल्टीप्लाई कर लो। इट इज 3540 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो। इट इज 15/100 इंटू 20/100। इट इज 0.03 s। तो s इज इक्वल टू दिस। तो s माइनस 0.03 इज इक्वल टू 0.97 s इज इक्वल टू 90800 प्लस 3540। ये आ जाएगा 94340। सो एस मेरा हो जाएगा 94340 डिवाइड बाय 0.97। इट इज 97257। सो ये मेरा आ जाएगा 97257.7। सो 97258 ये आ रहा है मेरा एस। 97258 मेरा आ रहा है एस। और मेरा इस तरह से कैंटीन कितना आ जाएगा इस इक्वेशन में डाल देता हूँ। सो कैंटीन इज इक्वल टू 23600 प्लस 20/100 इंटू 97258। सो 97258 इंटू 20/100 जो भी आया प्लस 23600। इट इज 43052। तो सी आ रहा है मेरा 43052। 52 सॉरी 53 कर लेते हैं। 43053 ये आ रहा है मेरा सी। तो एस आ गया 97258 और सी आ गया 43053। पहले मुझे बताओ गाइस, ये चीज सबको क्लियर है या नहीं, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। सर ये 0.97 कैसे लिखा, मतलब 0.97? ये कैसे आया? मेरी मैथमेटिक्स इतनी अच्छी नहीं है। हाँ जी। एस माइनस 0.03 s। एस वन हो गया ना, तो 1 माइनस 0.03 इज 0.97। ओके, क्लियर है स्प्रीत? समझ गई। गाइस प्लीज मुझे सारे बताओ, ये दोनों फिगर्स समझ आई मैंने कैसे निकाली? यस सर। यस सर। दिस इज प्योर मैथ्स जो तुमने अपने स्कूल में पढ़ा होगा, ये तो मैथ्स ही है। अब मुझे अपनी मैथ्स यूज कैसे करनी है? तो स्टोर में से देखो मैजिक क्या होगा। स्टोर में से मैं माइनस करूंगा 97258। 97258 मैं स्टोर में से माइनस करूंगा। और यूज होगा मेरा तरीका यही वाला। यूज होगा मेरा यही जो मैं रेसिप्रोकल मेथड कर रहा हूं। 97258 स्टोर वाला इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो 97258 इंटू 50% इट इज 48629। यहाँ पे आ जाएगा इंटू 30 डिवाइड बाई 50 इज 29177। और यहाँ पे आ जाएगा इंटू 20 डिवाइड बाय 30 इट इज 19452। इस तरह से मेरा जो खर्चा था ये वाला बायफर्केट हो गया। अब तुम कहोगे सर ऐसे में तो दोबारा वही चीज आ गई। अभी मैजिक देखो, इसका टोटल करो। 23600 प्लस 19452 ये आ रहा है मेरा 43052। सॉरी 52 था, एक पॉइंट में गड़बड़ हो गया। 43052 यही मेरा खर्चा यहाँ पे आ रहा है। 43052 जो मैंने ये देखा था वो मैंने यहां से माइनस कर दिया। जो मैंने सी निकाला था वो सी मैंने यहां से माइनस कर दिया। इसको मैं बायफॉर्केट कर दूंगा इस रेशो में 45:40:15। तो 43052 इंटू 45% इट इज 19373 इंटू 40 डिवाइड बाय 45 ये आ गया 17221। और इंटू 15 डिवाइड बाय 40 ये आ गया 6458। अब ये टोटल मेरा ऑटोमेटिकली, इसको हटा तो मैं, टोटल मेरा गाइस ये ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। देखना, ये टोटल ऑटोमेटिकली जीरो हो गया। दिस दिस
माइनस दिस प्लस दिस, ये जीरो हो जाएगा, दिस प्लस दिस माइनस दिस, ये ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। मतलब मुझे रिपीटेड रेसिप्रोकल में काफी कुछ नहीं करना पड़ा। मैंने यहाँ से एस निकाल लिया और सी निकाल लिया। जो एस आया वो एस में से माइनस कर दिया, तीनों में बाइफरकेट कर दिया। जो सी आया वो सी में निकाल के तीनों में से बाइफरकेट कर दिया। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा दोनों का। एंड दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ प्रोरेशन। ये बेस्ट मेथड है प्रोरेशन का। इससे जो हमारा आंसर आता है वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट आता है। ठीक है ना, इससे हमारा जो आंसर है वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट आता है। डायरेक्ट में प्रॉपर नहीं आता, स्टेप अप में एक सही है दूसरा गलत हो जाएगा, लेकिन इससे हमारा आंसर प्रॉपर परफेक्ट आंसर आता है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इट इज 108200 प्लस 48629 प्लस 19373, ये आ जाएगा 176202। और वो आ जाएगा 291, सॉरी 39400 प्लस 29177 प्लस 17221, ये हो गया 85798। इस तरह से हम अपना खर्चा जो है उसको प्रोरेट करेंगे। मुझे बताओ गाइस, इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट? No, sir. अभी थोड़ा सा तुम्हें डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा, ठीक है ना, इट्स अ डिफिकल्ट पार्ट। हालांकि ये इतना इजी है कि तुमने 2 से 3 बार ये खुद कर लिया ना, फिर तुम्हें कभी याद भी रखने की जरूरत नहीं है। बस सिंपल तुम्हें ये बनाना है इक्वेशन, बाकियों में तो कुछ भी नहीं है। तो द मोर क्वेश्चंस प्रैक्टिस यू डू, ये उतना इजी तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो इसको देख के किसी ने घबराना नहीं है कि अरे ये तो बड़ी खतरनाक चीजें हैं। बिल्कुल कुछ नहीं है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना क्लियर है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये होता है हमारा एल्जेब्रिक मेथड और रिपीटेड रेसिप्रोकल मेथड। दोनों से आंसर हमारा ये आता है। रिपीटेड वाला कभी भी नो तुम एग्जाम में नहीं करोगे, एग्जाम में तुमसे रिपीटेड पूछा जाता है, तो इसको यूज करके इक्वेशन से तुम अपना आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो मेरे जो आंसर्स हैं गाइस, ये आंसर्स मेरे एक बार टैली कर लेना। आई थिंक मेरे आंसर सारे सेम ही होंगे, आई डोंट नो। तो तुम्हारा गाइस, अब तुम्हारा जो एक होमवर्क है वो क्या है? मैं क्लास थोड़ी जल्दी ओवर कर रहा हूँ बिकॉज आगे मैं अभी बढ़ूंगा नहीं। आई वांट तुम पहले इन सब चीजों को डाइजेस्ट कर लो। तुम्हारा होमवर्क क्या है? एक तो इफ रिक्वायर्ड यू माइट नीड टू वॉच दिस वीडियो अगेन। इफ रिक्वायर्ड, अगर नहीं देखनी तो तुम्हें क्या करना है? सॉल्व ऑल illustrations एंड एक्टिविटीज बाय योर सेल्फ अगेन। ये सारी इलस्ट्रेशन और एक्टिविटीज जो हमने अभी इस चैप्टर की करी है वो खुद एक बार कॉपी पेन पे सॉल्व करना। तभी तुम इस चीज से हैंडी होगे। और तुम्हारे को एक्टिविटी 2 भी करनी है अपने होमवर्क में। ठीक है, एक्टिविटी 2 भी करनी है अपने होमवर्क में। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया हुआ है, हाउ मच कॉस्ट सेंटर एज टोटल ओवरहेड कॉस्ट विड बी। मतलब सेंटर ए का टोटल खर्चा कितना होगा इफ कंपनी यूज स्टेप डाउन मेथड टू रीअपोर्शन कॉस्ट। अगर स्टेप डाउन मेथड हम यूज करते हैं तो ए का खर्चा कितना होगा। अब यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ए एंड बी और सर्विस डिपार्टमेंट है सी एंड डी। तो यहां से क्या हुआ कि सी का जो खर्चा है वो ए में इतना गया, बी में इतना, डी में इतना। डी का खर्चा इन दोनों में ही गया है। तो एक काम करो, इसका आंसर मेरे को प्लीज सारे अभी निकाल के दो, क्या इसका आंसर होगा। इसका तो आई थिंक आंसर तुम निकाल सकते हो, फटाफट से मुझे इसका आंसर निकाल के दो सारे। व्हाट शुड बी द आंसर?
सर 25,440 आया। ओके, एक आंसर आया मेरे पास 25,440। बाकी स्टूडेंट्स भी बताओ प्लीज। यस सर, डी। 25,440। इस्प्रीत, सापा, सर सिप्वा। डी। ओके, सिफवा, इशप्रीत। D, sir. ओके, सिफवा। Sippa is not answering. Okay, if you all have given D, so D is the right answer, absolutely right. D हमारा सही आंसर है। D कैसे आया? तो हमने सबसे पहले जो हमारा 8,000 था वो यहाँ से माइनस करा, और कहाँ क्या गया, 60-30-10 में। तो 8,000 इंटू 60%, 8,000 इंटू 60%, ये हो गया हमारा 4,800। 4,800 इंटू 30 डिवाइड बाई 60, ये आ गया 2,400। और इंटू 10 डिवाइड बाय 30, ये आ गया हमारा 800। और उसके बाद डी का जो टोटल हो गया वो हो गया 10800, वो यहाँ से माइनस करेंगे। तो वो सिर्फ इन दोनों में ही है, 80-20। तो 10800 इंटू 80%, 8640। और इंटू 20 डिवाइड बाई 80, इट इज 2160। तो हमें निकालना है कि ए का टोटल खर्चा कितना होगा। इट इज 12,000 प्लस 4,800 प्लस 8640, इट इज 25,440, 25,440। क्लियर है गाइस सबको? यस सर। सर बी का निकालना हर बार जरूरी नहीं है ना, मैंने इस बार बी का नहीं निकाला बिकॉज उसका काम ही नहीं। नहीं, जो क्वेश्चन ही तुम्हारा एमसीक्यू है और तुमसे ए का पूछा गया है, तो हम ए का ही निकालेंगे। हाँ। ठीक है ना? ये यस। गाइस तुम्हारा होमवर्क है जो तुम्हें करना है नेक्स्ट क्लास तक। परसों हम आगे करेंगे, और परसों हम आगे पढ़ेंगे कि हमने ये तो देख लिया कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में हमारा क्या खर्चा आएगा, सर्विस से प्रोडक्शन में डाल दिया। अब प्रोडक्शन से हम पर यूनिट कैसे निकालें। कई डिपार्टमेंट होते हैं जहां पे सिर्फ लेबर लगती है, कई डिपार्टमेंट होते हैं जहां पे सिर्फ मशीन का काम होता है, एक डिपार्टमेंट है जहां पे सिर्फ मशीन है, एक डिपार्टमेंट जहां पे सिर्फ लेबर है। तो वहां से हम पर लेबर की कॉस्ट निकाल सकते हैं, पर मशीन आवर। वो हम पढ़ेंगे गाइस नेक्स्ट क्लास में। मैं तुम्हें बता रहा हूँ बस नेक्स्ट क्लास में क्या करना है, वो हम पढ़ेंगे। ये करने के बाद एक हम पढ़ेंगे हमारी टर्म अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, और ये काफी ज्यादा यूजफुल है, आगे भी यूज होगी हमारी। फिर तो वैसे ही लेजर बनाना, इसमें कुछ खास नहीं है, लेजर बड़ा कॉमन सा है। ये कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट टर्म है हमारी। फिर हम पढ़ेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग, अभी हमने पढ़ा था एब्जॉर्प्शनल कॉस्टिंग, फिर पढ़ेंगे मार्जिनल। इनका पूरा प्रॉपर फॉर्मेट है दोनों का, जो हमें अच्छे से लर्न करना है। और फिर हम पढ़ेंगे कि मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन के बीच में डिफरेंस क्या होता है, कि मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन के बीच में डिफरेंस क्या है। तो इट्स अ बिग चैप्टर, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने बताया था इस चैप्टर के बाद हमारे मोस्टली सारे थ्योरीज वाले पार्ट चलते हैं। ठीक है गाइस, तो ये करना। आज की क्लास में किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट, कुछ भी मुझसे पूछना है? No, sir. चलो, थोड़ा सा हैवी हो गया, मुझे सबकी आवाज से लग रहा है कि थोड़ा सा एक्टिव हो गया तुम्हारे लिए, कोई बात नहीं, आज ये प्रैक्टिस कर लेना। एंड जो पुराने चैप्टर्स तुम्हारे थे, मटेरियल, लेबर, उनके एग्जाम के क्वेश्चंस अगर किसी के पेंडिंग है तो वो सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को 2/3 कंप्लीट कर लेंगे, एंड उसके नेक्स्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर हमारे मेजरली सारे थ्योरी वाले चैप्टर्स हैं, फिर ज्यादा प्रैक्टिकल आएंगे, इतने प्रैक्टिकल, डीप प्रैक्टिकल नहीं आएंगे। चलो गाइस, बाय गाइस, टेक केयर। सर। थैंक यू सर, बाय सर। या वेदांत? बाय सर, थैंक यू। सर एक्चुअली मैंने आज एफए का पेपर बुक कराया सैटरडे के लिए, सो आपको बताना था अच्छा, सर। चलो हाँ दैट्स गुड, सर। तुमने एफए का बुक करा लिया वेदांत। तो एफए के एग्जाम के लिए अब तुम्हें क्या करना है, टुडे इज वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 2 दिन तुम्हारे को यस। सिर्फ और सिर्फ मैराथन वीडियोस देखनी है। मैराथन वीडियोस से अपना पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। प्लस कोशिश ये यस सर। करना कि तुम्हारे जो सेक्शन सी वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, सेक्शन बी में जो हाँ। क्वेश्चन आएंगे, सॉरी, तो यस। कैश फ्लो हो गया, कंसोलिडेशन हो गया, उनकी एक बार बड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। हाँ सर। हाँ। यस। ठीक है, बाकी छोटे क्वेश्चंस को अब ज्यादा वो देने की जरूरत नहीं है, तुमने ऑलरेडी बहुत सारे मॉक्स वगैरह कर दिए। ये चीज करनी है बस हाँ तुम्हें। सर।
ठीक है, ओके और एग्जाम से ओके पहले सर। एक बार मुझे कॉल जरूर करना, एग्जाम देने से आधे हाँ घंटे पहले सर। कॉल जरूर। ठीक है। यस सर, जरूर जरूर करूँगा सर। चलो। यस, थैंक यू सो चलो। मच सर। ओके ओके गाइस, टेक केयर।